हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग का बीपीएससी ट्री 4.0 स्पेशल पीजीटी जूलॉजी क्लास चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने एनिमल किंगडम यूनिट के तहत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम्स के ओवरव्यू इंट्रोडक्शन देख लिया था। इसके बाद फाइलम प्रोटोजोआ का थ्योरी देखने के बाद हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने फाइलम प्रोटोजोआ के तहत अमीबा, एंट अमीबा, यूग्लिना देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लाज्मोडियम, पारामीशियम, इन सभी के बारे में कुछ डिटेल्स और क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजन पैरासाइट, और इसी के कारण मलेरिया होता है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का कौन सा स्टेज होता है जो कि ह्यूमंस के लिए इन्फेक्टिव माना जाता है। ठीक है, यानी इन्फेक्शन जो होता है ह्यूमंस में वो उसी स्टेज पे होता है। तो इसका सही जवाब है स्पोरोजोइट। क्लियर है। प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है उसमें 3 स्टेजेस पाए जाते हैं। पहला है इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन विथ स्पोरोजोइट्स, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को डिटेल में जानने के लिए हमें एनसीईआरटी से देखना चाहिए। क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में काफी अच्छे से यहाँ इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे कहता है कि अलग अलग तरह के मलेरिया अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम के प्रजातियों द्वारा, मतलब प्लाज्मोडियम के डिफरेंट स्पीसीज द्वारा कॉज किए जाते हैं, जिसमें से मैलिग्नेंट मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा कॉज किया जाता है, ये सबसे सीरियस और डेंजरस होता है। अब देखते हैं प्लाज्मोडियम के कुछ और स्पीसीज। तो 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम जो कि अलग अलग तरह का मलेरिया कॉज करते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसको कि सेरिब्रल मलेरिया और मैलिग्नेंट मलेरिया और एस्टिवो और टुमनल मलेरिया और परनेशियस मलेरिया और ट्रॉपिकल मलेरिया और ब्लैक वाटर फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि वाइवेक्स मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल, जो कि माइल्ड टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी, जो कि क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। इसमें से मोस्ट डेंजरस और मोस्ट कॉमन जो प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्लियर है। अब देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स विच इज द इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो। मतलब प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान के शरीर में कैसे एंट्री करता है, तो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में। और ये स्पोरोजोइट्स जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म होता है वो प्रेजेंट होता है फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के सलाइवरी ग्लैंड में। और जैसे ही कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो किसी हेल्दी इंसान को काटती है तो वो स्पोरोजोइट्स को उस इंसान में रिलीज कर देती है। उसके बाद क्या होता है, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रप्चर। अब जो ये प्लाज्मोडियम का पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहले तो लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, यानी सबसे पहला उसका अटैकिंग पॉइंट रहता है लिवर। लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करने के बाद, लिवर को इन्फेक्ट करने के बाद, उसके बाद वो आरबीसी में एंटर करता है और आरबीसी को अटैक करने के बाद आरबीसी को रप्चर कर देता है। द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विथ द रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days। अब आरबीसी के फटने से
एक टॉक्सिक यानी जो पॉइजनस पदार्थ होता है जिसको हीमोजोइन कहते हैं वो रिलीज होता है ब्लड में। अब इसी हीमोजोइन के रिलीज होने के कारण प्रत्येक 3 से 4 दिनों में ठंड लगने के साथ ही बुखार काफी हाई टेम्परेचर में चढ़ते रहता है। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. जब कोई नॉर्मल फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो है वो इस तरह के इन्फेक्टेड यानी प्रभावित मलेरिया पेशेंट को काटती है तो ये जो पैरासाइट्स हैं, प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स हैं, वो अब मच्छर के बॉडी में एंटर कर जाते हैं और अब से उसका फर्दर आगे का डेवलपमेंट जो है, आगे का विकास जो है वो मच्छर के बॉडी में ही होता है। पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजॉइड्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो पैरासाइट्स मच्छर के बॉडी में एंटर कर चुका है वो डेवलप होते होते स्पोरोजॉइड्स बनाता है और यही स्पोरोजॉइड्स उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाता है। When these mosquitoes bite a human, the sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. और उसके बाद जब ये मस्क्यूटो कोई नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइड्स जो है मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड से उस इंसान के शरीर में एंटर कर जाएगा और फिर से सेम साइकिल रिपीट होगा। यहाँ पर ये बात इंटरेस्टिंग है नोट करने वाला कि मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट। अब यहाँ जो ये मलेरियल पैरासाइट है यानी ये जो प्लाज्मोडियम है उसे 2 होस्ट चाहिए होता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। पहला तो ह्यूमन और दूसरा मस्क्यूटो यानी मानव और मच्छर दोनों ही चाहिए होते हैं मलेरियल पैरासाइट को अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने हेतु। द फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो इज द वेक्टर दैट इज ट्रांसमिटिंग एजेंट 2। जो मादा एनोफिलीज मस्क्यूटो है वो यहाँ पर वेक्टर भी है, मतलब वही तो एक कैरियर की तरह काम कर रहा है ना। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोन पैरासाइट है उसको ट्रांसफर करने में एक इंसान से दूसरे इंसान तक। इसको हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या हो रहा है, मस्क्यूटो जो कि फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो है वो इंसान को काट रही है। उसके काटने के साथ ही उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में मौजूद स्पोरोजॉइड्स उस इंसान के शरीर में घुस रहा है। उसके बाद ये स्पोरोजॉइड्स उस इंसान के लिवर में चला जाता है और उसके लिवर सेल्स में ये स्पोरोजॉइड्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसी को साइजोइंट कहा जाता है। ऑल्दो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम बता रहे हैं इसको साइजोइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पैरासाइट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करने शुरू हो जाता है लिवर सेल्स में और यहाँ पर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। यानी प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन के लिवर में कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होता है, लिवर सेल्स रप्चर करते हैं और ये सभी स्पोरोजॉइड्स जो थे वो अब ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है आरबीसी के इन्फेक्शन का। लिवर का इन्फेक्शन तो हो गया, अब है आरबीसी का इन्फेक्शन का टर्न। अब ये पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली आरबीसी में भी। उसके बाद आरबीसी के सेल्स भी रप्चर होंगे, हीमोजोइन सब्सटेंस रिलीज होगा, साइकिल्स ऑफ फीवर रिपीट होगा। फिर जो पैरासाइट्स रिलीज हो रहे हैं वो और नए आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अब जो साइजोइंट लिवर में बना था वो हजारों की तादाद में मीरोजॉइड्स का निर्माण करते हैं आरबीसी में और फिर आरबीसी के रप्चर होने के बाद ये मीरोजॉइड्स ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। प्री इरिथ्रोसाइटिक पहला फेज है, दूसरा है इरिथ्रोसाइटिक फेज और तीसरा है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगनी फेज। ये मीरोजाइट्स
जो आरबीसी में रिलीज किए गए हैं, आरबीसी के रप्चर होने से जो मीरोजाइट्स ब्लड में रिलीज होते हैं, ये धीरे धीरे गैमेटोसाइट्स में डेवलप हो जाते हैं, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट्स बनने के बाद प्लाज्मोडियम पैरासाइट का ह्यूमन होस्ट में साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है मस्कीटो के एंट्री की। जैसे ही कोई फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो इस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, तो ये जो मादा मच्छर है वो उस इंसान का खून चूसते वक्त उस खून में डेवलप हुए प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स को भी चूस लेता है, जिससे कि प्लाज्मोडियम का गैमेटोसाइट्स अब मस्कीटो के बॉडी के अंदर चला गया। अब इस फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। क्लियर है? गैमेटोसाइट्स बना था ह्यूमन आरबीसी में, लेकिन इसका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? मस्कीटो के इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब ये डेवलप होते होते स्पोरोजोइट्स का निर्माण करते हैं, जो कि मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज कहलाते हैं। और ये जो मेच्योर स्पोरोजोइट्स हैं वो मच्छर के आंत से यानी मस्कीटो के इंटेस्टाइन से निकलकर अब मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड्स तक आ पहुंचते हैं और यहीं पर स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, और फिर जब ये इन्फेक्टेड मस्कीटो एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को काटती है, तो वो अपने मुंह से स्पोरोजोइट्स उस स्वस्थ इंसान के शरीर में डाल देती है, जिससे कि धीरे धीरे उसे मलेरिया का इन्फेक्शन पकड़ लेता है। क्लियर? अब ये जो मच्छर के शरीर में हुआ उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोरोगोनिक साइकिल। क्लियर है? इस डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और स्पोरोगोनिक साइकिल को दिखाया गया है। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लिवर में साइजॉइंट स्टेज है। ठीक है, इसी साइजॉइंट के अंदर मीरोजोइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि रप्चर होकर फिर आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा है और आरबीसी के अंदर यही मीरोजोइट्स जो है ट्रोफोजोइट कहला रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद जो है गैमेटोसाइट्स बनता है और गैमेटोसाइट्स जो है वो मच्छर के इंटेस्टाइन में जाके फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। मेल गैमीट होते हैं माइक्रोगैमेटोसाइट और फीमेल गैमीट होते हैं मैक्रोगैमेटोसाइट। ये माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट दैट इज ऊकाइनेटे का फॉर्मेशन होता है, और ये ऊकाइनेटे बाद में जाके सिस्ट से घिर जाता है, जिसको ऊसिस्ट कहते हैं। और ऊसिस्ट जब रप्चर होते हैं तो स्पोरोजोइट्स का रिलीज होता है, और यही स्पोरोजोइट्स जो है मच्छर जो है किसी अच्छे खासे इंसान में काटने के बाद उसके शरीर में डाल दिया जाता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन। कहाँ रहते हैं ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम? ये रहता है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन में, हमने अभी देखा डायग्राम में। फिर है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ये तो याद हो गया होगा, स्पोरोजोइट होता है। नेक्स्ट है, ये देखो टीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चन, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज सेम आंसर स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इन, तो इसका सही जवाब होगा मीरोजोइट स्टेज। हमने देखा था एनसीईआरटी में कि हीमोजोइन टॉक्सिन जो है रिलीज होता है, जिसके कारण ये बार बार 3-4 दिन के अंतराल पे बुखार चढ़ता है और ठंडा लगने लगता है। ठीक है, चिलनेस और फीवर आती है। क्लियर है? तो साइजोइंट स्टेज फाउंड इन लिवर सेल एंड आरबीसी, एंड ट्रोफोजोइट स्टेज फाउंड इन आरबीसी, मीरोजोइट स्टेज फाउंड इन आरबीसी। ये डायग्राम में भी दिया हुआ है कि किस तरह से साइजोइंट स्टेज जो है वो मीरोजोइट स्टेज में चेंज होता है, और मीरोजोइट स्टेज फिर एक इंटरमीडिएट रिंग स्टेज में चेंज होता है, और उसके बाद लास्ट में ट्रोफोजोइट स्टेज में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स,
तो इसका सही जवाब होगा गेमिटोसाइट, क्योंकि जब फीमेल एनोफिलीज खून चूसती है किसी भी मलेरिया इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, तो गेमिटोसाइट जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, वो मस्कीटो के इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है, और यही इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। क्लियर है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर फीमेल एनोफिलीज। अगर मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज बोलेगा तो आंसर होगा गेमिटोसाइट, और अगर आदमी के लिए इन्फेक्टिव स्टेज बोलेगा तो आंसर होगा स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरर्स डॉट्स आर फाउंड इन द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ठीक है। दरअसल अलग अलग तरह के प्लाज्मोडियम प्रजातियों द्वारा अलग अलग तरह के डॉट्स शो किए जाते हैं टेस्ट के दौरान, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा प्लाज्मोडियम का प्रजाति जो है किस तरह का मलेरिया कॉज किया हुआ है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि प्लाज्मोडियम के अलग अलग प्रजाति होते हैं, वो अलग अलग मलेरिया कॉज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसे याद करना होगा कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपुरम के कारण मॉरर डॉट्स दिखते हैं सैंपल में, उसी तरह प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण शफनर्स डॉट्स दिखते हैं, उसी तरह प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण जीमैन्स डॉट्स दिखते हैं इन द ब्लड सैंपल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। क्वेश्चन है कि मेच्योर गेमिटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा स्टमक ऑफ फीमेल मस्कीटो, मतलब मादा मच्छर के पेट में, या अगर ऑप्शन में इंटेस्टाइन भी रहे तो वो भी सही होगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम के मेच्योर गेमिटोसाइट्स पाए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि ये गेमिटोसाइट्स जो हैं वो इंसान के आरबीसी यानी आदमी के आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में बनते हैं, लेकिन आरबीसी में मेच्योर नहीं होते हैं। ये कहाँ जाके मेच्योर होते हैं? तो मादा मच्छर के पेट में, ठीक है, स्टमक ऑफ फीमेल मस्कीटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से किसके जीवन चक्र में जो है मूवमेंट करने वाला, ठीक है, मोटाइल का मतलब वो मूवमेंट करने वाला जाइगोट पाया जाता है। तो ये हो गया प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट होता है उसको ऊकाइनेट्स कहते हैं, ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा था। और ये जो ऊकाइनेट्स होते हैं वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, और मोटाइल होता है, मतलब ये मूवमेंट करने में, चलने फिरने में सक्षम होता है, ठीक है। और इसमें तो कभी कभार टेल भी देखने को मिलता है, टेल प्रेजेंट इन द जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के जाइगोट में टेल देखने को मिलता है, यानी कि एक पूंछनुमा बनावट देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें बायां साइड में साइक्लिन मस्कीटो है और दाहिने साइड में साइक्लिन ह्यूमन है, ठीक है, बिल्कुल वही सब जो हमने अभी तक पढ़ लिया है दो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। ये एक तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको जूम करके अपने आप रिकॉल कर सकते हैं कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया कितना नहीं, ठीक है। बस इतना एक लाइन में याद रखना है कि मच्छर जब इन्फेक्टेड मच्छर यानी इन्फेक्टेड मादा फीमेल एनोफिलीज जो है जब भी किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है तो सबसे पहले इन्फेक्शन जो है लीवर में होता है, जहाँ पे साइजॉइंट बनता है, साइजॉइंट से मीरोजॉइट बनता है, मीरोजॉइंट से फिर आरबीसी में आता है, आरबीसी में जो है वही मीरोजॉइट्स को ट्रोफोजॉइट्स कहते हैं, और उसके बाद ट्रोफोजॉइट से गेमिटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, और ये गेमिटोसाइट जो है जाके मेच्योर होता है मच्छर के पेट में और आंत में, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे फर्दर डेवलप करते हैं, और दोनों मेल गेमिट और फीमेल गेमिट दैट इज माइक्रो गेमिटोसाइट और मैक्रो गेमिटोसाइट दोनों मिलके जो है ऊकाइनेटिस नामक मोटाइल जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि सिस्ट से कवर्ड हो जाता है, उसको ऊसिस्ट कहा जाता है, और इसी ऊसिस्ट में जो है स्पोरोजॉइट्स डेवलप होते हैं जो कि मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं, और यही स्पोरोजॉइट्स आदमी में इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन है कि मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ। अब तो आराम से हम लोग टिक मार्क कर सकते हैं, इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक, ठीक है, इसका सही जवाब होगा डाइजेनेटिक। क्या मतलब होता है इसका? ऐसा पैरासाइट जो कि अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट के साथ कंप्लीट करता है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम पैरासाइट के केस में मॉस्किटो और ह्यूमन दो होस्ट हैं, ठीक है। डाई का मतलब क्या हो गया? दो। मॉस्किटो जो है वो प्राइमरी होस्ट होता है, जबकि मैन जो है वो इंटरमीडिएटरी होस्ट होता है।
ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो में जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, वहीं ह्यूमन में लिवर और आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्टोजॉइट इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा लिवर ऑफ मैन। ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के इन्फेक्शन से लिवर में मीरोजॉइट्स प्रोड्यूस होते हैं साइजॉइंट में, बिल्कुल उसी तरह प्लाज्मोडियम के एक प्रजाति प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में क्रिप्टोजॉइट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा लिवर ऑफ मैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजॉइंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा लिवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन। ठीक है। क्योंकि वास्तविक में तो ये लिवर में प्रोड्यूस होते हैं और लिवर जब रप्चर होता है तब आरबीसी में भी ये आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द स्पोरोजोइट्स आर कैरिड बाय द ब्लड टू द लिवर वेयर दे मेच्योर इनटू फॉर्म्स नोन एज साइजॉइंट। आफ्टर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम द पैरासाइट इन्वॉल्व्स इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी एंड स्टार्ट इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। क्लियर है। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। शफनर्स डॉट्स ऑब्जर्व्ड इन इरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू। तो इसका सही जवाब होगा मलेरिया। अभी हमने देखा कि शफनर्स डॉट्स, मॉरर्स डॉट्स और जीमैन डॉट्स के बारे में। ये देखिए अभी हमने देखा था ना इस क्वेश्चन में कि प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण शफनर्स डॉट्स ब्लड सैंपल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन में देखने को मिलते हैं, जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन रहेगा तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ब्लड सैंपल में मॉरर्स डॉट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीजीटी बायो में पूछा हुआ है माइक्रोगेमिट्स एंड मेगागेमिट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म क्या बनाते हैं? जाइगोट्स बनाते हैं। ठीक है। इसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और ये कहाँ होता है? तो मस्क्यूटो के स्टमक और इंटेस्टाइन में। ठीक है। मेल गेमिट को माइक्रोगेमिट कहते हैं। ठीक है। और फीमेल गेमिट को मैक्रोगेमिट या मैक्रोगेमिटोसाइट। क्लियर है। और दोनों में जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। वही जाइगोट जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर मोटाइल यानी मूवमेंट करने वाले ऊकाइनेट्स बना देते हैं, जो कि बाद में सिस्ट से कवर्ड होता है और ऊ सिस्ट बनाता है। क्लियर है। उसी के अंदर स्पोरोजॉइट्स स्टोर्ड होते हैं, जो कि बाद में जाके सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्क्यूटो में प्रेजेंट हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स दैट इज प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन। तो इसका सही जवाब होगा ब्लड ऑफ मैन। ठीक है। अभी हमने पिछले डायग्राम्स जो देखा था उन सभी में डिस्कस किया था कि मेल गेमिटोसाइट, माइक्रो गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिट दैट इज मैक्रो गेमिटोसाइट। ठीक है। ये सभी कहाँ बनते हैं? तो आरबीसी ऑफ मैन में बनते हैं। क्लियर है। और जाके मेच्योर कहाँ होते हैं? तो फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो के स्टमक में। ठीक है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनता है, ऊकाइनेट बनता है, ऊसिस्ट बनता है। क्लियर है। और साइकिल इस तरह से रिपीट होते रहता है। आगे देखते हैं। साइजॉइंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन। तो इसका सही जवाब होगा इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। ठीक है। यानी वही आरबीसी। अभी देखो यहाँ पे अगर लिवर रहता तो लिवर भी आंसर होता। ठीक है। चूंकि लिवर इस ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, क्योंकि साइजॉइंट से ही जो है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगिनी शुरू होता है। ठीक है ना। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ऊकाइनेट स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स फाउंड। ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा स्टमक ऑफ मस्क्यूटो। ठीक है। हमने इतने बार अभी तक देख लिया है, अब तो आप लोग को याद हो गया होगा। आगे देखते हैं। विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हमने देखा था अलग अलग स्पीसीज होते हैं प्लाज्मोडियम के, जो कि अलग अलग तरह के मलेरिया कॉज करते हैं। क्लियर है। इसको तो याद ही करना होगा क्योंकि ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। देख रहे हो कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल्दो ये सब यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन ये टीजीटी पीजीटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो है, ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनोफिलीज एक्सेप्ट। तो इसका सही जवाब होगा गेमिटोसाइट। ठीक है। प्लाज्मोडियम के सभी स्टेजेस फीमेल एनोफिलीज के स्टमक यानी पेट में डाइजेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्पोरोजॉइट हो, इरिथ्रोसाइट हो। ठीक है। ये सभी स्टेजेस, लेकिन गेमिटोसाइट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि गेमिटोसाइट जो है वो तो इनफैक्ट मेच्योर होता है।
है कि नहीं, स्टमक में, और यही मेच्योर होके फिर फ्यूज करता है, फर्टिलाइज होता है, फर्दर डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाइसोगेमी, क्या होता है ये? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एनाइसोगेमी इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गेमीट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिस तरह से प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है कि दो अलग अलग तरह के गेमीट्स होते हैं और वो जब फ्यूज करते हैं तो इसको कहते हैं एनाइसोगेमी। ठीक है, एन का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, तो एनाइसोगेमी इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि फ्यूजिंग गेमीट्स जो है वो डिसिमिलर होते हैं साइज में। जैसे कि यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे हम लोग, नीचे में मेल गेमीट है और ये फीमेल गेमीट। ठीक है, मेल गेमीट काफी छोटा है साइज में, जबकि फीमेल गेमीट काफी बिगर इन साइज है। क्लियर है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट जो है ऊकाइनेट बना देता है। क्लियर है, तो इसी को कहते हैं एनाइसोगेमी, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गेमीट जो है काफी साइज में डिफर कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि इसमें फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम बेर्गी इज द पैरासाइट ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा रैट। ठीक है, रोडेंट्स में जो है कभी कभार मलेरिया होता है। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल बताया गया है यहाँ पे कि जब चूहा में कौन सा प्लाज्मोडियम पैरासाइट इन्फेक्ट करता है तो चूहा में जब मलेरिया होगा तो उसका कारण होगा प्लाज्मोडियम बेर्गी। ठीक है, और इस तरह का केस सबसे पहले सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिला था। क्लियर है, और आज के डेट में ये जो प्लाज्मोडियम बेर्गी है ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा ह्यूमन मलेरिया को स्टडी करने के लिए। क्लियर है, वैसे भी चूहों पर आए दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है प्लाज्मोडियम। अब हम लोग देखते हैं पैरामीशियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको समझना बहुत ही टिपिकल था। आई होप हमने बहुत अच्छे से समझाया है, आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है, तो साइंस के कोई भी कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डिप्लॉयड। आप सभी को पता होगा हैप्लॉयड एन और डिप्लॉयड 2n के बारे में। क्लियर है, ये सभी क्रोमोसोम नंबर से जुड़ा हुआ फैक्ट्स है। ये देखो पैरामीशियम का डायग्राम। ठीक है, एनसीईआरटी में जो हमने देखा था वो अनलेबल्ड था, जबकि यहाँ पे पूरी तरह से लेबल किया हुआ डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक नजर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पैरामीशियम का सीलिया। ठीक है, जो कि इसके मूवमेंट यानी मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, इसको चलने फिरने में हेल्प करता है सीलिया। उसके बाद है इसमें पेलिकल, जो कि प्रोटीन लाइक कवरिंग होता है। ठीक है, जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है ओरल ग्रूव, दैट इज वेस्टिबुलम। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये इसका माउथ है या माउथ का एक अंग है, पार्ट्स है। ठीक है, फिर है उसके नीचे बकल ओवरचर। ठीक है, ये भी माउथ से रिलेटेड ही है। फिर है सेल माउथ, दैट इज साइटोस्टोम। ठीक है, तो ये सभी पैरामीशियम के माउथ पार्ट से ही रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद है एनल पोर। ठीक है, जिससे कि ये अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट्स को सेल से बाहर फेंकता है। इसको साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पैरामीशियम के सेल माउथ को क्या कहते हैं, तो ये हो गया साइटोस्टोम, जबकि इसके एनल पोर को साइटोप्रोक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखने को मिल रहा है कि हमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, जो कि फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, आप सभी को पता है कि पैरामीशियम एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। फिर इसमें देखने को मिल रहा है हमें माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा न्यूक्लियस है, और मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बिग साइज। तो देखने को भी मिल रहा है कि मैक्रो न्यूक्लियस काफी बड़ा है साइज में, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस काफी छोटा है। अभी जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है कि माइक्रो न्यूक्लियस जो है, यानी ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस है,
वो उसका प्लॉइडी नंबर बताने, है कि नहीं। तो वो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, जबकि ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है वो पॉलीप्लॉइड होता है। क्लियर है। अब इसके डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है। फिर इसमें देखिए रेडिएटिंग कैनाल्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि इसको ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं। और ये जो रेडिएटिंग कैनाल्स हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते होंगे। क्लियर है। तो इतने सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं पैरामीशियम में। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाए तो यहाँ क्या कह रहा है, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड। पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर, ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं और इसका साइज जो है वो वेरी करते रहता है एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में, ठीक है, अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरह के साइज पाए जाते हैं। इट इज मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरमेंट, ज्यादातर ये फ्रेश वाटर पानी वानी में या इस तरह के वातावरण में देखने को मिलते हैं। पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियर मौजूद होते हैं, अभी हमने डायग्राम में देखा, एक लार्जर माइक्रोन्यूक्लियस और एक स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस। क्लियर है। तो मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस जो है डिप्लॉयड होता है, ठीक है, यानी ठीक है, इसका प्लॉइडी लेवल जो होता है 2 होता है, जबकि मैक्रोन्यूक्लियस बड़ा वाला न्यूक्लियस जो होता है वो पॉलीप्लॉइड होता है। ठीक है, मतलब ऐसे जीव के कोशिकाओं में 2 से ज्यादा क्रोमोसोम के पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। तो माइक्रो में यानी छोटे वाले न्यूक्लियस में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जबकि बड़े वाले न्यूक्लियस में जो है मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। और माइक्रो न्यूक्लियस का काम क्या है, तो ये जो है स्टोरेज साइट है फॉर द जर्म लाइन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, यानी डीएनए को स्टोर करता होगा। स्वाभाविक है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो प्रेजेंट होना ही होना है। ठीक है, तभी तो उसके अंदर क्रोमोसोम होगा। और फिर क्लियर है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। ठीक है, यही तो सीक्वेंस हम सभी ने पढ़ा है अभी तक बायोलॉजी में, जेनेटिक वाले चैप्टर में। आगे देखते हैं, द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। अब देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है, किसी और एग्जामिनेशन में, तो इसका सही जवाब होगा डिप्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला। ये टीजीटी का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है बर्सेरिया। कहने का मतलब है कि पैरामीशियम का जो प्रजाति होता है पैरामीशियम बर्सेरिया, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है ग्रीन एल्गा जू क्लोरेला के साथ। और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों ही पार्टनर इक्वली बेनिफिट होते हैं, जिसमें कि ये जो ग्रीन एल्गी है जू क्लोरेला, ये पैरामीशियम को बॉडी के अंदर रहता है और पैरामीशियम जो है वो एल्गी को फूड प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं तो याद रखने में सुविधा होगा। ये देखो इसका डायग्राम है, ये पैरामीशियम बर्सेरिया जो कि हरा हरा दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्रीन एल्गा जू क्लोरेला के साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा पॉलीप्लॉइड एंड कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी हमने देखा था कि पैरामीशियम में 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस जो कि स्मॉल साइज का होता है और दूसरा होता है मैक्रो न्यूक्लियस जो कि लार्जर साइज का होता है। तो वही कह रहा है कि ये जो लार्जर बीन शेप्ड मैक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉलीप्लॉइड होता है। ठीक है, जिसमें कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसका बेसिक फंक्शंस होता है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी ये पैरामीशियम के जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जबकि माइक्रोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है कि वो उसके रिप्रोडक्शन में, प्रजनन प्रक्रिया में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है कि माइक्रोन्यूक्लियस इज डिप्लॉयड एंड कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन एंड बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई कंटेन द फुल कंप्लीमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट बियर द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और दोनों तरह के न्यूक्लियस में पूरी तरह से फुल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फेनोमेनन रिलेटेड टू। तो इसका सही जवाब होगा रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। तो इसका सही जवाब होगा पैरामीशियम। दरअसल 4 तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं पैरामीशियम में। पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है कॉन्जुगेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय मीन्स ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन,
तीसरा है ऑटोगेमी, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय मीन्स ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और चौथा है एंडोमिक्सिस, दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एंडोमिक्सिस में क्या होता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि कोई मियोसिस नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसमें कि एक न्यू मैक्रो न्यूक्लियर एपरेटस प्रोड्यूस होता है विदाउट सिन कैरियन फॉर्मेशन, यानी बिना फ्यूजन के एक नया मैक्रो न्यूक्लियर अरेंजमेंट का सिस्टम होना इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जो कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। तो इसका सही जवाब होगा कप्पा, ऑप्शन ए। ये टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम। कप्पा पार्टिकल्स को किसने डिस्कवर किया था, तो सोनेबॉर्न ने, ठीक है, जो कि साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसे साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स के रूप में डिस्कवर किया था पैरामीशियम में। ये बेसिकली सिम्बायोटिक होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसे कि जब अपने सराउंडिंग्स में रिलीज किया जाता है तो जो भी दूसरे सेंसिटिव स्ट्रेन्स ऑफ पैरामीशियम रहते हैं उसको मार गिराता है। तो एक तरह कह सकते हैं कप्पा आर द किलर सेल्स, इसीलिए द स्ट्रेन्स कैरिंग कप्पा पार्टिकल्स आर कॉल्ड किलर स्ट्रेन्स। ठीक है, तो एक तरह का डिफेंस प्रोवाइड करते हैं पैरामीशियम को। और पैरामीसिन जो है वो एक तरह का केमिकल है जो कि प्रोड्यूस होता है इन कप्पा पार्टिकल्स के द्वारा। देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है, और यहाँ पर कप्पा पार्टिकल्स है। यही कप्पा पार्टिकल्स जो कि अपने आसपास के सेंसिटिव स्ट्रेन्स को मार गिराते हैं, ये पैरामीसिन नामक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। Some individuals of paramecium have special granules called kappa particles in their cytoplasm which produce a toxin known as paramycin, right? तो कप्पा पार्टिकल्स क्या होता है, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है containing cytoplasmic body. These are associated with the production of a toxic substance called paramycin. क्लियर है, तो इन पार्टिकल्स के पास अपना खुद का रेप्लिकेट करने वाला डीएनए भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। तो इसका सही जवाब है फास्टर देन द एंटीरियर वेक्यूल, ऑप्शन सी। दरअसल पैरामीशियम में दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स पाए जाते हैं। एक आगे का कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल जिसको एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल कहते हैं, और दूसरा पीछे का कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल जिसको पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों में से कौन अधिक गति से वाइब्रेट करता है, यानी उसका सीलिया जो है ज्यादा स्पीड से बीट करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कि पोस्टीरियर यानी पीछे वाला जो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है वो ज्यादा तेज गति से बीट करता है, पल्सेट करता है एंटीरियर वेक्यूल के कंपैरिजन में। चूंकि पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल पल्सेट यानी वाइब्रेट करता है फास्टर रेट पे, इसीलिए वो ज्यादा एक्सेस वाटर को पंप आउट कर पाता है सेल के अंदर से। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल पल्सेट करता है एट अ फास्टर रेट देन द एंटीरियर वेक्यूल। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर सी, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर के बारे में हमने एनिमल किंगडम शुरू करने से पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में बता दिया था। ठीक है, एंटीरियर हो गया नज़दीक वाला, पास वाला, और पोस्टीरियर हो गया दूर वाला। कहीं कहीं एंटीरियर को आगे का पोर्शन भी कहा जाता है, जबकि पोस्टीरियर को पीछे का पोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है वो काफ़ी फास्टर रेट में सीलिया बीट करने के कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो सेल के अंदर पंप कर पाता है एज कंपेयर टू एंटीरियर वेक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार पीजीटी का पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोन। इसमें से कौन सा एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पैरामीशियम, क्योंकि ये एक सीलिएट प्रोटोजोन है। ठीक है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, और बाकी दिए गए ऑप्शन में यूग्लिना, लेशमेनिया, ट्रिपैनोसोमा ये सभी
में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, ठीक है, पल्सेट का मतलब होता है वाइब्रेट करना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फास्टर देन द एंटीरियर वेक्यूल। क्लियर है, इसके ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल, ये तो हम लोगों ने बहुत बार कर लिया है, इसका सही जवाब होगा ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, तो इसका सही जवाब होगा इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, हमने जब डायग्राम देखा था पैरामीशियम का तो हमने बताया था कि साइटोपाइज और साइटोप्रोक्ट को सेल एनस कहते हैं, जो कि एक अपर्चर होता है जो कि यूज किया जाता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसके एक्सक्रीशन में। ठीक है, वेस्ट डिस्चार्ज के लिए ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एंड इट इज द ओनली रीजन ऑफ पेलिकल दैट इज नॉट कवर्ड बाय रिजेस एंड सीलिया। ठीक है, और ये जो पोर्शन रहता है साइटोपाइज का वो सीलिया के द्वारा कवर्ड नहीं रहता है। ठीक है, ये देखो साइटोप्रोक्ट दैट इज एनल पोर, यहाँ पर नीचे में जो ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे सीलिया मौजूद नहीं है, तो वही कहता है कि यहाँ पे सीलिया जो है एब्सेंट होता है इस पोर्शन में, और ये यूज किया जाता है वेस्ट डिस्चार्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइमेनोस्टोमैटिडा। ठीक है, ये फैक्ट है, इसे याद रखना है। पैरामीशियम के क्लासिफिकेशन को देखें तो ये बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास ओलिगो हाइमेनोफोरिया जिसको सीलियट्स भी कहते हैं, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा, जीनस पैरामीशियम, स्पीसीज कॉर्डेटम। ठीक है, इसीलिए इसका पूरा नाम जो होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम के नाम से इसको जाना जाता है, और फैमिली है पैरामीसिडी। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें हजारों सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके बॉडी पे, और ये जो है फ्रेश वाटर, मेरीन और ब्रैकिश वाटर हर तरह के पानी में पाए जाते हैं। एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था मैंने, बाइनरी फ्यूजन, और ये स्लीपर शेप्ड होते हैं। ठीक है, देखने में लगेगा कि कोई चप्पल है। ठीक है, चप्पल नुमा इसका आकार होता है, शेप होता है, और ये कॉन्जुगेशन एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, और ये काफी इजी है इसको कल्टीवेट करना, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस में स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोपाइज इज फाउंड इन, तो इसका सही जवाब होगा पैरामीशियम। ठीक है, साइटोपाइज वही जिसको एनल पोर कहते हैं, जिसको साइटोप्रोक्ट कहते हैं। क्लियर है, जहां सीलिया एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 जनरेट। ठीक है, 4 माइक्रोन्यूक्लिया जो बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ कंजुगेशन प्रोसेस, उसमें से 3 डी जनरेट कर जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं, और केवल एक ही माइक्रोन्यूक्लियस बच जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर एग्जांपल्स ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, जो कप्पा पार्टिकल्स था जिसके बारे में हमने अभी पीछे में भी पढ़ा था, ठीक है, वो एग्जाम्पल किसका है, तो नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का। इसको डिस्कवर करने वाले थे स्वॉनबॉर्न, जिन्होंने रिपोर्ट किया कि एक ग्राम नेगेटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसको कप्पा पार्टिकल कहा जाता है वो पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए और प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और द स्ट्रेन विच कंटेन्स कप्पा पार्टिकल, इसको कहते हैं किलर स्ट्रेन, क्योंकि ये अपने आसपास के सेंसिटिव स्ट्रेन्स का खात्मा कर देते हैं। ठीक है, उसको मार डालते हैं। क्लियर है, और ये एग्जांपल है नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का। आगे बढ़ते हैं, पैरामीशियम इज, ठीक है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है ये, तो ये अमोनोटेलिक एनिमल्स है, यानी ऐसे जीव हैं जो कि अमोनिया अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम है। ठीक है, तो ये सभी अमोनोटेलिक होते हैं, जबकि यूरिकोटेलिक जो होते हैं, मतलब ऐसे जीव जो कि यूरिक एसिड को अपना वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। तो ये ऐसे होते हैं, कौन कौन से जीव होते हैं यूरिकोटेलिक, तो ये होते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड रेप्टाइल्स, ठीक है, जैसे कि स्नेक्स हो गए, ठीक है, टॉर्टोइज हो गए, क्लियर है, लिजार्ड्स हो गए। उसके बाद जो भी पक्षी होते हैं वो सभी यूरिकोटेलिक होते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि टीजीटी में आया हुआ है, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो देखा गया है पैरामीशियम में उसमें किस चीज का एक्सचेंज होता है, तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोन्यूक्लियाई का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है
वो सेंटर होता है सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, क्लियर है। और ये जो है रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट गिव्स राइज टू मैक्रोन्यूक्लियस, इसी से जो है मैक्रोन्यूक्लियस का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक रीऑर्गेनाइजेशन, मैंने बताई दैट अकर्स ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन को शॉर्ट फॉर्म में याद कैसे रखेंगे, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन जो है ये और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि पैरामीशियम में होता है बाय मीन्स ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और इसमें जो होता है एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई होता है, क्लियर है। कॉन्जुगेशन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है जो कि पीजीटी में पूछा हुआ है, रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजेनरेट, ठीक है। 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं उसमें से 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं उसमें से 3 डीजेनरेट करते हैं और केवल एक ही शेष बच जाता है, क्लियर है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। प्रत्येक कॉन्जुगेशन में जाइगोट जो है उसमें 3 पॉइंट का डिवीजन होता है और जल्दी 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से 4 लार्जर स्ट्रक्चर्स कॉल माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं और इस 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजेनरेट कर जाते हैं और केवल एक शेष बच जाता है। कंजुगेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, कंजुगेशन हेल्प्स इन पैरामीशियम इन, ये पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। कंजुगेशन जो है वो पैरामीशियम को हेल्प करता है रिजुविनेशन में, हेरिडिटरी वेरिएशन में, एज वेल एज न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यहां पर देखो एक सिंगल पैरामीशियम के पास 3 न्यूक्लियाई होते हैं। लार्ज मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो एसेंशियल होता है उसके सर्वाइवल के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, जबकि एक या उससे ज्यादा जो छोटे छोटे माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें 2 पैरामीशियम जो कि कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स होते हैं वो एक साथ आते हैं, लेंथ के अलॉन्ग अटैच हो जाते हैं। उसके बाद पैरामीशियम के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। दोनों पैरामीशियम के बीच में एक ब्रिज टाइप का स्ट्रक्चर बनने लगता है। उसके बाद जो मैक्रोन्यूक्लियाई होता है यानी बड़ा वाला न्यूक्लियाई होता है वो डिसइंटीग्रेट करने लगता है यानी ब्रेक करने लगता है। उसके बाद जो माइक्रोन्यूक्लियाई है, जो छोटा वाला न्यूक्लियाई है, वो मियोसिस उसमें होता है जिसके कारण 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई पर सेल बनता है, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर जो 2 ब्लैक डॉट दोनों पैरामीशियम में दिख रहा है ये माइक्रोन्यूक्लियस है। इसमें जब मियोसिस हुआ तो नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए हैं। अब क्या होता है कि जो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई है उसमें से 3 डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं और केवल एक बचे रह जाते हैं, और ये जो बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है माइटोसिस प्रोसेस से, जिससे कि 2 आइडेंटिकल माइक्रोन्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाए। तो तीसरे स्टेप में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 2 आइडेंटिकल माइक्रोन्यूक्लियाई बन रहे हैं, ठीक है, और 3 जो है वो पहले से डिसइंटीग्रेट यानी डीजेनरेट हो चुके हैं। चौथे स्टेप में एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई होता है, यानी ये जो पैरामीशिया है वो अपना अपना माइक्रोन्यूक्लियाई जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं, और फिर 5वें स्टेप में सेल्स अलग हो जाते हैं और माइक्रोन्यूक्लियाई फ्यूज कर जाता है। मतलब 2 माइक्रोन्यूक्लियाई जो थे वो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं और सेल्स अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि जो लास्ट डायग्राम है हम लोग का, जिसमें कि 2 अलग अलग सेपरेटेड पैरामीशियम के सेल्स देखने को मिल रहा है और नए मैक्रोन्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरऑल कंजुगेशन प्रोसेस जो कि एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम है। क्वेश्चन है हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन, तो ये पीजीटी बायो का क्वेश्चन है जिसका सही जवाब है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। पैरामीशियम में एक ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स है जो कि एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये सिलिएट्स होते हैं क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलियम मौजूद होता है और इसमें 2 अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, ये भी पीजीटी बायो का क्वेश्चन है। ट्राइकोसिस्ट का क्या फंक्शन है पैरामीशियम में, तो इसका सही जवाब है ऑफेंस और डिफेंस के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह का डिफेंसिव ऑर्गन है, ठीक है, और ऑफेंसिव भी है, जिससे कि पैरामीशियम अपने आप की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है अपने दुश्मनों से।
ट्राइकोसिस्ट डिफेंड पैरामीशियम and it serves as defensive organelle against several predators. Clear है? Next question. Silver line system is associated with, तो इसका सही जवाब है पैरामीशियम. सिल्वर लाइन सिस्टम क्या है? तो ये एक तरह का न्यूरोमोटर है जो कि एसोसिएटेड होता है पैरामीशियम के साथ. और इसका काम क्या है? इसका काम है सपोर्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनेल्स और एज पेलिकुलर स्ट्रेच, मतलब ये एक तरह से सपोर्टिंग ऑर्गन की तरह काम करता है जो कि पेलिकल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है या पैरामीशियम के अंदर मौजूद अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स को कोऑर्डिनेशन प्रदान करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो बेसिकली याद रखना कि सिल्वर लाइन सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पैरामीशियम के साथ. और ये एक न्यूरो मोटर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेशन और सपोर्टिंग का काम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरामीशियम में द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, तो इसका सही जवाब है डाइजेशन. ठीक है, तो पैरामीशियम में डाइजेशन जो होता है वो साइक्लोसिस मूवमेंट की हेल्प से होता है. साइक्लोसिस बेसिकली एक तरह का मूवमेंट है जो कि उसका साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है जहां की प्रोटीन और न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट किए जाते हैं. तो साइक्लोसिस को ही आम भाषा में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के नाम से जाना जाता है और ये एसोसिएटेड होता है पाचन क्रिया यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इन पैरामीशियम. ठीक है, अब ये इतना डेवलप्ड जीव तो है नहीं कि इसमें अलग से एक सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. जो भी होगा वो उसके साइटोप्लाज्म में ही होगा. तो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से ही ये अपना खाना पचाता है. क्लियर है, जिसमें कि प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स भी डाइजेस्ट किए जाते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम. ये भी पीजीटी बायोलॉजी का क्वेश्चन है. इसका सही जवाब है होलोजोइक. ठीक है, हमने बताया था वैसे भी कि जिस तरह से अमीबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था. ठीक है, तो ज्यादातर प्रोटोजोन्स जो है वो हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं और वो भी मोस्टली होलोजोइक ही होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही केस देखा गया है कि पैरामीशियम का भी फूड इनटेक का मोड जो है वो होलोजोइक ही होता है, जिसमें कि ये मोस्टली इनगल्फ करते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से कैच करके. ठीक है, मतलब अपने आसपास के वातावरण से जो भी इसके शिकार होते हैं उसको ये कैच करते हैं, शिकार करते हैं और उसको पूरा का पूरा निगल जाते हैं. ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एम्फीमिक्सिस. क्या होता है एम्फीमिक्सिस? तो एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स. मतलब जब मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, जब दोनों का मिलन होता है तब इस तरह के सिचुएशन को कहते हैं एम्फीमिक्सिस. ठीक है, जो कि पैरामीशियम में देखने को मिलता है. ये टर्म हमें आगे भी देखने को मिलेंगे कुछ और चैप्टर्स में. क्लियर है, तो काफी टिपिकल टॉपिक था ये प्लाज्मोडियम एज वेल एज पैरामीशियम, लेकिन फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया. तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट करें. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स. इस तरह फोकस ओनली स्टडी को सपोर्ट करते रहें और मन लगा के पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.